चलिए दोस्तों, कल हमने 1 से 50 तक का क्वेश्चन किया था बिहार पूर्वालोकन से। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। चलिए 51 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ये विलियम जोन्स ने की। सेंड्रोकोटस क्या लिखा है? विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्हें सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख किया गया है। ठीक है। ब्राह्मी लिपि को सर्वाधिक किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो ये पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेख ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम प्रिय की पहचान सिंगल के राजा तिस्क से कर डाली। कालांतर में तथ्य प्रकाश में आया कि सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अतः 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक का नाम पढ़ा गया है। नेक्स्ट, कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? यह कार्तिकेय की। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभव में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र अन्य नाम कार्तिकेय स्कंद के जन्म की कहानी है, जो ताड़कासुर नामक राक्षस को वध किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेख नियाकस, अनिक्रिटेस, अस्तितोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनका विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देती है। विदेशी लेखों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का सबसे प्रमुख स्रोत है। इसमें मिलान करना है। तरंगिणी, राजतरंगिणी, कलहन, ये सब है। वृद्ध संगीता, 12 में ही मूसिका मनसा, अतुल्ला, राजतरंगी, कलहन और विक्रमा देवचरित्र, विल्हन। ठीक है। इंडिका का लेखक कौन है? तो ये हो गया मेगास्थनीज। रिपीट क्वेश्चन किया गया है। हाँ, इसमें देखिए और इम्पोर्टेंट है, मेगास्थनी की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिला है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता है। इनकी कुल 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है। मेगास्थनीज दूत था, किसका था ये? तो ये था मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आराकोशिया के छत्रपत के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसके जो कुछ भी देखा सुना उसे इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो ये बृहदत्त है। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। ठीक है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है। गुजरात के जूनागढ़ में रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है।
इस जिस यह जिला यह जिस शिला पर उत्कीर्ण हो उसे उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त की 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। रुद्रदामन की वंशावली, विजय, शासन, व्यक्ति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेख में सर्वाधिक प्राचीन है। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनवाया है? तो ये पल्लव और तमिलनाडु में। ठीक है। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव द्वारा कराया गया है। ठीक है, मिलान करना है। कौटिल्य का हो गया अष्टधाई पाणिनि और कालिदास का कुमार संभव और पावन का नीतिसार। ठीक है। कौटिल्य हो गया अर्थशास्त्र, पाणिनि का अष्टध्यायी, कामन का होगा नीतिसार और कालिदास का कुमार संभव। ठीक है। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ये खारवेल का था। ठीक है। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर के से 3 मील दूर ये उदयगिरी पहाड़ी में हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, ये था सातवाहन वंश से। नहीं, ये था आपको महामेघवान वंश और चेदी वंश दोनों। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा गया है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन पर्याप्त परिस्थिति में मिलता है। इसका लेखक हरिश्चंद्र है। ठीक है। गुप्त सम्राट जिसे हुनों को पराजित किया था वो किए थे स्कंदगुप्त ने। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों से वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालीन प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ तक उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। किस वंश की भूमि को अपृहत कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती ना की गई हो अपृहत भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था का एक पथ था। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी 515 से 520 के बीच। ठीक है। चीनी यात्री सुंग युन 518 में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षीय यात्रा बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ये की थी हेंगसांग ने। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हन का पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी।
जिसमें कल्हण की राजतरंगी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। ठीक है। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने जय सिंह 1128 से 1149 के शासनकाल के पूर्ण किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखी है। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार में अवस्थित है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव है। देखिए, कर्नाटक वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 98 में थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। कर्नाटक वंश का शासनकाल 1097 से 1325 से मिथिला का स्वर्गयुग कहा जाता है। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरिसेन था। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक हरिसेन थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। ठीक है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ये धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जाति यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेही, रथकार आदि का अभिवार्ग अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वासित और अनिर्वासित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र की अस्पृश्य माने जाते थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी कश्मीर के कुंडलवन में। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीतिक सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई है। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति का महाकश्यप। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो ये हुई थी राजगृह में। ठीक है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की थी राजगृह में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उसके संबंध 4 स्थानों पर नीचे दी गई है। ये आपको मिलान करना है। इसमें जन्म कहाँ हुई है? तो जन्म हुई है लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुई है बोध गया में। प्रथम वाचन सारनाथ में और निधन हुई कुशीनगर में। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। काशी के ऋषि पतनम सारनाथ में उन्होंने प्रथमोपदेश दिया और जिसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। और कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य महापरिनिर्वाण कहा गया है। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध की। बोध गया में महावीर मंदिर बनाया गया, जहां क्या हुआ था? जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई है। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? तो सारनाथ में दिया है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? तो ये कनिष्क के युग में हुआ है। देखिए, कनिष्क के युग में चौथा बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें हीनयान और महायान में बट गए थे। आगे पढ़ते, कनिष्क के शासनकाल संपन्न चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदाय में विभक्त हो गया था। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी थी। इसी के साथ अनेक बौद्धिस्ट की भी पूजा प्रारंभ हो गई थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी।
ठीक है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें है उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय में है, ठीक है। जिसमें मौत संगति अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद कहाँ है, यह पहला अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार एवं कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत के में स्थित है। जनवासन सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार के हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापना का युग है, ये नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में हुई थी। और ये किसने किया था, नालंदा एक विशाल बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय है। यह दक्षिणी बिहार के राजगीर के निकट स्थित है, ठीक है। और इसका 5वीं शताब्दी मध्य युग गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहारों को दान दिया और बुद्ध गुप्त, तथा गुप्त और बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार दान दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए बीच में प्रसिद्ध है, ये बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो इसमें सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था है जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया है। मनसब द्वार 3 बातों पर निर्धारित है, पदधारी, तो पदधारी का वरीयता क्रम, वेतनमान तथा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसबदार के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस अवस्था में राज्य ने सैनिक के प्रत्यक्ष भर्ती एवं रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों को डाल दिया, जिसके बदले मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। कथन और कारण दिया गया है, इसमें कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, तो ये सच है। महाविहार की राजकीय प्रशस्त मिलना बंद हो गया था, तो महाविहार को राजकीय प्रशस्त मिलना बंद हो गया था। तो इसमें क्वेश्चन आंसर होगा दो ए और दोनों सही, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। देखते हैं इसमें, नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुगल मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था, ठीक है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ठीक है। प्रथम मगध साम्राज्य की महान माता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार ने 544 से 492 ईसा पूर्व था, ठीक है। मगध की राजधानी कौन सी थी, तो मगध की राजधानी तो इसमें गिरिवज भी थी, पाटलिपुत्र भी थी, और तो इसमें दोनों होना चाहिए, तो नहीं है, ए और सी दोनों, ठीक है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो मगध की राजधानी पहली ही थी पाटलिपुत्र। यहाँ पे लिखा है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, गिरिवज थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था, तो ये किया था मौर्य वंश में, ठीक है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है, वह है विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है, ठीक है।
निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो ये थे धनानंद। ठीक है, धनानंद। महाजनपद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में आठ मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर महान के समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जोनोफोन बहु पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, तो ये लकड़ी का बना हुआ है। अष्टप्रधान का गठन किसने किया है? तो अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। इधर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ये था श्रीलंका। अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ठीक है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में की गई थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, ये प्राकृत भाषा है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है खगोष्ठी लिपि। ठीक है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ई, ऑप्शन ई है धम्म। अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता है जो अशोक अपने और दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। ठीक है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह भाबरू स्तंभ में। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो प्रियदर्शनी। ठीक है दोस्तों, कल नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगी। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।